अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। अभी तक बहुत सारे लोग गिला कर रहे हैं मुझसे कि जी स्टोरीज़ 3 क्यों हो गई हैं। इसके लिए तो आपने हमसे वादा किया था कि 4 और 5 करेंगे, तो 3 क्यों? तो मैं बार बार कह चुका हूँ, फिर से एक दफ़ा कह देता हूँ, ये वक्ती तौर पे हैं, मुस्तकिल नहीं है। और वाकई ये भी सच है कि मैं कोशिश कर रहा हूं एक गिला है आप लोगों का दूर कर सकूं, ऐसा गिला जिसमें आपने मुझे कहा स्टोरीज के साथ साथ घोस्ट हंटिंग जिन्नात का प्रोग्राम भी आप हमेशा देखना चाहते थे। तो उसके ऊपर मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूं, एक ऐसी चीज़ आप लोगों के लिए तैयार करने जा रहा हूं जो पूरी उम्मीद है और पूरी कोशिश है कि आप लोगों को वो अच्छी लगे, आपका गिला दूर हो जाए। तो उसके लिए यही किया है कि वक्ती तौर पे ये 3 एपिसोड हैं, लेकिन इंशाल्लाह आगे चल के 4 नहीं बल्कि पहले से भी एक ज़्यादा, पहले 4 सुनते थे, फिर मैं आपको 5 ऑफ कैमरा स्टोरियाँ इंशाल्लाह सुनाया करूँगा। थंबनेल भी उसी तरह आपको पहले से नज़र आएंगे जिस तरह पहले होते थे, सब कुछ होगा। बस वक्ती तौर पे जो है वो भी आप लोगों के लिए एक ऐसी चीज़ है जो करने जा रहा हूँ जो आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। तो आपका प्यार, आपका फीडबैक मुझे हमेशा चाहिए, क्योंकि मेरे जितने भी प्रोग्राम और जो भी होता है आप लोगों के लिए होता है। तो बस दुआओं में याद रखा करें। और जो आज की कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे भेजी है शहबाज साहब ने। शहबाज साहब कहते हैं, ज़िंदगी के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां कहते हैं रिटायर हो जाना, ज़िंदगी से रिटायर हो जाना। मतलब जितनी भी इंसान की जिम्मेदारियां होती हैं वो सब तकरीबन इंसान जब पूरी कर चुका होता है, बच्चे भी जवान हो जाते हैं और उनकी शादियां भी हो जाती हैं, तो इंसान कहता है कि मेरे ऊपर जो फ़र्ज़ थे मैंने भरपूर कोशिश की कि उनकी अदायगी की कोशिश करूं, और किस हद तक कामयाब हुआ मेरा अल्लाह जानता है। लेकिन एक जहनी सुकून मिल जाता है। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं सिवाय मैं अल्लाह ताला की इबादत करता हूं और वक्त गुजारी के लिए ऑफ कैमरा स्टोरीज़ को बार बार सुनता हूँ। मेरे वक्त गुजारने का बेहतरीन ज़रिया आपकी ऑफ कैमरा स्टोरी है। बहुत अच्छा लगता है जिस तरह कहानी में आप लफ्ज़ों से खेलते हैं, आप एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, सुनने वाले को हेडफोन लगा के सुनते हुए यूँ महसूस होता है कि मैं इस कहानी के अंदर मौजूद हूँ, इस कहानी का हिस्सा हूँ। तो आपका ये स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। तो शहबाज साहब ने भी अपनी ज़िंदगी की एक बेहतरीन हॉरर खौफनाक कहानी जो मुझे सेंड की है, इसको भी मैं लफ्ज़ों में परोने की कोशिश करूँगा। शुरू वैसा ही रखूँगा जैसे आपने जिस अंदाज से कहानी मुझे सेंड की है, वो स्टार्ट मुझे आपका अच्छा लगा है। आगे इंशाल्लाह मैं उसको अपने लफ्ज़ों में ढालता हूँ। तो आज की कहानी शहबाज साहब की कहानी, उनकी ज़िंदगी की एक आप बीती। शहजाद साहब कहते हैं, बहुत पुरानी बात है, उस वक्त मैं अभी नया नया नौजवान हुआ था और ये एक बहुत ही तपती हुई धूप, शदीद गर्मी और चेहरे को जिस्म को झुलसा देने वाली गर्मी थी। ऐसी गर्मी जिस पे सिर्फ इंसान नहीं, चरिंद परिंद भी इस अंदाज में छुप के दरख्तों पे बैठे होते हैं कि उनके लिए भी सांस लेना मुश्किल होता है। कोई भी इंसान किसी भी मजबूरी से जब अपने घर से निकलता है और स्पेशल उसको पैदल चल के जाना पड़ता है और तपती उस धूप में जब वो घर में वापस दाखिल होता है, तो वो इंसान ही जानता है कि उसके ऊपर क्या बीती है। और वो एक ऐसी ही दोपहर थी जब मेरे दोनों हाथों के अंदर शॉपर फंसे हुए थे। वो शॉपर ग्रॉसरी से भरे थे, किचन का सारा सामान था, और वो दोनों शॉपर हाथों में पकड़े पसीने से शराबूर पैदल चलता हुआ मार्केट से मैं अपने घर पहुंचा। अपने नहीं, खाला जुबैदा के घर, लेकिन इसको हमेशा मैं अपना ही घर समझता था। जैसे ही मैं दरवाजे से दाखिल हुआ तो सामने बैठा हुआ शख्स, शहबाज साहब कहते हैं, कोई और नहीं, अखबार पढ़ता हुआ अंकल अदनान था। मैं जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुआ, ना चाहते हुए भी अंकल अदनान को मैंने सलाम किया। उन्होंने कुछ देर के लिए अखबार को जो हाथों में पकड़ा हुआ था नीचे किया और चेहरे से, ग्लासेस लगाए हुए उस चेहरे से मुझे घूरा और कहा वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद अखबार फिर से अपनी आंखों के सामने कर दिया। असल में तो काम ये अदनान साहब का था।
लेकिन मैं क्यों कर रहा था उनका काम, इसी बात का तो मुझे गुस्सा था कि जिसको ये करना चाहिए, जो घर का फर्द है, जो मालिक है, जिसका घर है, वो मुसलसल बैठा अखबार पढ़ रहा है और मैं इस तपती धूप में उनके लिए सामान लेकर आ रहा हूं। तभी एक हाथ में चाय का कप लिए खाला जुबैदा दाखिल हुई। मुझे देखते ही कहा, शोबाज बेटा आ गए। वो चाय का जो हाथ में कप पकड़ा हुआ था, उन्हें जाते ही अखबार पढ़ते फारिग, जो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर रहे थे, हर वक्त अखबार में लगे रहते और मुसलसल फारिग बैठे रहते, उस शख्स के आगे रख दिया जिनका नाम अंकल अदनान था। उनके सामने चाय का कप जैसे रखा तो मुझसे पूछा, काशिफ बेटा, शोबाज बेटा, चाय पियोगे? मैंने कहा, नहीं आंटी थैंक यू, मैं चाय नहीं पीऊंगा, क्योंकि मुझे पता था कि इस तपती दोपहर में किस तरह मैं सामान लेके आया था और खाला के आगे वो शापर मैंने रख दिए, जो उन्होंने मुझे एक लिस्ट थमाई थी कि सामान लेके आना है। तो खाला फिर से बोलती, शोबाज बेटा चाय पी लो, तकल्लुफ मत करो, तुम्हारा ही घर है, 1 मिनट लगेगा, मैं बना देती हूँ। तो मैंने कहा, नहीं खाला, बाहर बहुत गर्मी है और ऐसी गर्मी में मैं चाय नहीं पी सकता, हाँ मुझे पानी ज़रूर पिला दीजिए। खाला अंदर चली गई, पानी का गिलास जब भर के लाई तो एकदम से बोली, बेटा मुझे पता है बाहर बहुत गर्मी है, लेकिन फिर भी वो याद अभी आया, वो बिल जमा करवाना है और उसकी आखिरी डेट है। पता है बूढ़ी हो गई हूँ, दिमाग काम नहीं करता, पहले दे देती तो तुम जमा कराते आते, तो बेटा जाते हुए ये लेते जाना, जिस वक्त भी टाइम मिले ये बिल जमा करा देना, मैं आपको कभी बेटा तकलीफ ना देती, आखिरी डेट है उसकी। मैंने कहा, खाला परेशान क्यों होती है, बिल मुझे दीजिए, मैं अभी जमा करा देता हूं। खाला अंदर गई, मुझे उन्होंने बिल पकड़ा दिया और मैंने फिर एक गुस्से वाली निगाह सामने बैठे अंकल अदनान पे डाली कि देखो कैसा सुकून से बैठा अखबार पढ़ रहा है। जब से मैंने होश संभाला है, जब से जवान हुआ हूं, अक्ल शऊर आई है, तब से ऐसे घर में फारिग बैठे हुए देखा है। कैसा बहाना खोर बंदा है, कहानियां घड़ रखी हैं और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठ के रोटियां तोड़नी है। अनाज का दुश्मन है, बस अखबार पढ़ता रहता है और घर में बैठा रहता है। रुकिए, तारुफ तो करा दूं शोबाज साहब का। खाला जुबैदा कौन है? खाला जुबैदा असल में शहबाज की अम्मी की बेस्ट फ्रेंड थी। शहबाज की अम्मी और जुबैदा बचपन से ही बहुत दोस्त थीं। यहां तक कि खाला जुबैदा के यहां 2 बेटियां पैदा हुई थीं। जो छोटी बेटी थी वो शहबाज की हम उम्र थी। शहबाज और खाला जुबैदा की छोटी बेटी तकरीबन 3-4 दिन के गैप के बाद ही पैदा हुए थे। वहां अल्लाह ने अंकल अदनान के यहां बेटी पैदा की और इधर शहबाज पैदा हुआ। यूं ये दोनों हम उम्र थे। लेकिन शहबाज की मां ने शहबाज से कह रखा था, बेटा जब भी जरूरत हो खाला जुबैदा को, उनको बेटा नहीं हुआ तो तुम भी उनके बेटे हो, वो दोनों तुम्हारी बहनें हैं, हमेशा बेटे की तरह उनका ख्याल रखना, जो कभी काम तुम्हें कहें तुमने भाग के करना है। और शहबाज भी ऐसा ही करता था। जब भी खाला जुबैदा उसको आवाज़ देती, भागता हुआ आता, ना गर्मी देखता ना सर्दी देखता और भाग के काम करता था। बेटियां अकेली ना जाएं इसलिए वो अपने बेटे शहबाज को कहती, जो बेटों की तरह था। क्या हुआ अगर बेटा नहीं था तो? लेकिन अंकल अदनान क्यों नहीं करते थे? वो क्यों घर में फारिग रहते थे? तो कहानी कुछ यूं है। अंकल अदनान जब पैदा हुए तो उसी वक्त से ही लोगों के मुंह पे एक ही सवाल, एक ही बात, एक ही जुमला था, बहुत ही खूबसूरत लड़का पैदा हुआ है। और जूं जूं बड़े होते गए और 4 चांद लगते गए, अंकल अदनान खूबसूरत से खूबसूरत होते गए। यहां तक कि तालीम भी बहुत अच्छी हासिल कर ली। शक्ल सूरत तो वैसे ही बहुत खूबसूरत थी, तालीम भी लग गई तो फौरी तौर पे एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी पे लग गए। फॉरेस्ट ऑफिसर थे, महकमा जंगलात में वो एक अफसर लग गए। अफसर क्या लगे, वहां पे एक जीप भी ले ली, ओपन जीप जिसके ऊपर छत नहीं थी। बड़े चाव से उन्होंने उस जीप को ऐसा सजाया कि उसके बाद बस वो निकलते जीप पे घूमते फिरते किसी हीरो से कम नहीं लगते। बालों के ऐसे खूबसूरत अंदाज में बनाते
ड्रेसिंग ऐसी खूबसूरत करते, गले में रुमाल सा डालते सर्दियों में, और जब जीप चलाते तो वाकई किसी फिल्म के हीरो लगते। अब वो नौकरी पे लग चुके थे और उनकी मां को फिक्र थी बेटे की शादी कर सके। अच्छी नौकरी भी हो, गाड़ी भी हो और बेटा कंवारा भी हो, ये कैसे हो सकता है, उनके चक्कर ना चल रहे हों। और तब उनकी वालदा को पता लगा कि बेटे का एक नहीं 4-5 जगहों पे चक्कर चल रहे हैं। एक लड़की का तो बकायदा उनको पता तक लग गया कि वो जो फलां लड़की है बहुत ही खूबसूरत, वो और अदनान एक दूसरे को बेइंतहा पसंद करने लगे हैं। चक्कर तो बाकी लड़कियों के साथ भी चल रहे थे, लेकिन उस लड़की के साथ अदनान की मां को पता लगा कि यह बात शादी में भी बदल सकती है। अदनान की मां ने इधर उधर से पता किया तो पता लगा कि लड़की ने टोटल लड़के को अपने काबू में कर लिया है, और अगर ये शादी हो भी गई तो लड़की उड़ा कर ले जाएगी। जैसे उनका बेटा हसीनो जमील था तो लड़की भी कुछ कम ना थी, वो भी हुस्नो जमाल का पैकर थी। जैसा अदनान था वो उससे बढ़ के हसीन थी, और अदनान भी उस पर जान छिड़कता था। यूं जब इस माशके का, इस चक्कर का घर हाल अहवाल पता लगा तो मां एकदम परेशान हो गई कि अगर इस लड़की ने मेरे बेटे से शादी कर ली तो ये मेरे बेटे को उड़ाकर ले जाएगी, क्योंकि अभी से ही उनको पता लग गया था बेटा टोटली उनके कंट्रोल में है। तो यूं उनकी मां ने रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। ढूंढते 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 जिस जगह पे जाके उन्होंने रिश्ता देखा और फौरी तौर पे हां कर दी, वो खाला जुबैदा का घर था। खाला जुबैदा एक आम सी जो लड़की होती है उससे भी थोड़ी सी कम थी। आम से मुराद खूबसूरती में, उसका रंग सांवला सा था, नक्श बिल्कुल आम मामूली से नक्श थे, और बिल्कुल कमजोर सी लड़की। कोई भी उस लड़की को एक दफा देखता तो फिर दूसरी दफा देखना पसंद ना करता, क्योंकि ना ही उसमें कोई हुस्न जमाल था और ना ही उसके जिस्म के अंदर कोई ऐसी कशिश के कोई भी उसको देखता। दुबली पतली सांवली काली सी आम से नक्श वाली एक लड़की। बेटा जैसा भी था, जितने भी माशके चल रहे थे, लेकिन मां की बात को टाल नहीं सकता था। और मां ने जब उसको बताया कि वो उसके लिए रिश्ता देख आई हैं, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है, उसने कहा नहीं मां ठीक है, जहां आपने मेरे लिए देखा है यकीनन अच्छी जगह पे ही देखा होगा, आप मेरी शादी वहां पे कर दीजिए। उसको यकीन था मां मेरे लिए कोई हसीन और जमील ही बहू लेके आएंगी, लेकिन असल में वो इस चक्कर में था कि मैं अपनी मनपसंद लड़की को जल्द ही इंट्रोड्यूस करवा के शादी कर लूंगा। वो इस चक्कर में था कि बाप को मैं एक दफ़ा राज़ी कर लूँ तो माँ तो राज़ी हो ही जाएगी। लेकिन माँ भी सब कुछ जान चुकी थी, शोहर से कह चुकी थी जिस लड़की से ये शादी करने जा रहा है आपने वो बात नहीं सुननी। मैं जहाँ पे करने जा रही हूँ किसी वजह से करने जा रही हूँ तो आपने हाँ करनी है कि यहाँ कर लो जहाँ तुम्हारी माँ कह रही है। उसने बाप को कायल करने की कोशिश की। बाप ने कहा नहीं बेटा, तुम्हारी माँ ने जहाँ सोचा है वो तुम्हारे लिए बेहतर है। और यूं इतनी तेजी के साथ ये शादी हुई कि अदनान को कुछ सोचने समझने का मौका ही ना मिल सका। और यूं एक ऐसी शादी जो बिल्कुल बेजोड़ शादी थी, कहां हसीनो जमील नौजवान लड़का और कहां एक सांवली सी दुबली पतली सी आम सी नक्श वाली लड़की। जो भी देखता हैरान होता कि इस लड़के की मां ने क्या देखा है इस लड़की के अंदर कि इसके साथ इसकी शादी कर दी है। ये तो बेजोड़ सी शादी है। लेकिन ये शादी हो गई। शादी वाले दिन भी और शादी के बाद भी अगले दिन जो भी मुबारकबाद देने के लिए आता तो देखता तो आगे से एक ही जुमला कहता, क्या हो गया है अदनान की मां को, ये लड़की पसंद की है इतना खूबसूरत लड़के के लिए जो इतना पढ़ा लिखा है, जो इतनी जबरदस्त नौकरी कर रहा है, किस चीज की कमी है इसमें। औरतें यहां तक कहती सुनी गई, ये तो सुन रखा था कि लड़का पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी पे हो, शक्ल मामूली सी हो, उसके लिए तो हसीनो जमील भी लड़की ढूंढी जा सकती है और वो शादी चल भी जाएगी। ये पहली दफा देख रहे हैं लड़का हसीनो जमील पढ़ा लिखा अच्छी नौकरी पे है और उसके लिए एक ऐसी लड़की का रिश्ता ढूंढा गया है और शादी में भी उनको बांध दिया गया है। लगता नहीं ये शादी
चल सके। लेकिन हुआ क्या, जब ये शादी हो गई तो अदनान जिसके माशके चल रहे थे उसने मां की बात तो मान ली थी, ये शादी तो कर ली थी, लेकिन अब वो घर में बहुत कम आता था। वो पहले भी अक्सर अपनी नौकरी की वजह से घर से बाहर ही रहता था। उसकी पोस्टिंग कभी किसी शहर में होती थी, कभी किसी शहर में, कभी किसी शहर में, क्योंकि जंगलात में वो ऑफिसर था, जंगलात की देखभाल उसने करनी होती थी, तो उसको वहां पे सरकारी रिहाइश भी मिलती थी, खाना पीना सब कुछ वहीं पे मिल जाता था। इस शादी के बाद ये हुआ, उसकी पोस्टिंग तो उसी शहर में थी जिसी शहर में उसका घर था, लेकिन अब ये था कि वो घर बहुत कम आता था। जिन लड़कियों के साथ उसके चक्कर चल रहे थे उन्हीं के पास ही ज्यादा वक्त गुजारता। कभी कभी दिल करता तो घर आ जाता और घर में मौजूद वो दुबली पतली सी जुबैदा एक कनीज की तरह हाथ बांधे उसके सामने खड़ी होती। वो उससे नफरत करता, वो उससे बदतमीजी से बोलता, वो उसको हकारत की निगाह से देखता। वो फिर भी हाथ बांधे सामने ऐसी खड़ी होती, क्योंकि जुबैदा की तो लॉटरी निकल आई थी। जुबैदा जानती थी इतना हसीनो जमील पढ़ा लिखा नौकरी वाला मुझे नहीं मिल सकता था। अल्लाह ताला ने कौन सी मेरी अदा को पसंद किया कि मुझे इस रिश्ते में बांध दिया है। अगर ये मुझसे नफरत करता है, हकारत की निगाह से देखता है, मुझे धुतकारता है, तो क्या हुआ, है तो मेरा शौहर। वो उसकी खिदमत में लगी रहती। ऐसी खिदमत, वो जब घर में आता जूते उतारने की कोशिश करता तो खाला जुबैदा भागती हुई जाती, उसके पांव से जूता उतारती, उसकी जुराबें तक उतारती, उसके पांव में खुद जुराबें पहनाती। ये एक प्यार का बहुत बड़ा लेवल था। वक्त गुजरता रहा, जब बेटा घर आना ही छोड़ गया, कभी कभार घर आता तो तब अदनान की मां को एहसास हुआ जैसे उससे गलती हो गई है। उसने तो इस लड़की से इसलिए शादी की थी, उसके बाप को भी कायल कर लिया था, अदनान को भी जैसे कैसे जबरदस्ती इस बंधन में बांध दिया था कि कोई और होती तो मेरे बेटे को उड़ा कर ले जाती। लेकिन अब क्या हुआ, इस लड़की से शादी करने की वजह से बेटा घर ही नहीं आता था, दूर ही रहता। अब वो अपने आप को तो बुरा भला ना कह सकती, जुबैदा को ताने मारना शुरू कर दिया, मनमोही काली कलोटी, तेरी वजह से मेरा बेटा इस घर में नहीं आता। मैं तो ब्याह के लाई थी, मेरा बेटा खुश होगा, उसने तो घर का मुंह देखना ही छोड़ दिया है, घर में मेरा बेटा घुसता ही नहीं है। तो ऐसी मनहूस इस घर में आई है कि मेरा बेटा ही तूने मुझसे छीन लिया है। मैं तो यह चाहती थी कि कोई बेटा मेरा मुझसे ना छीने, लेकिन तू ऐसी मनहूस निकली, तूने ही मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। और यूं अदनान के यहां पहली बेटी हुई और फिर उसके बाद दोबारा से बेटी हुई। अब सास के जो ताने थे वो बदल चुके थे, वो बेटियों के ताने उसको देती कि तू बेटियां ही पैदा कर सकती है, तू बेटा ही पैदा कर देती। शायद इसी बहाने उसका दिल लग जाता, वो घर आ जाता। तू भी तो ऐसी मनहूस, तेरी वजह से वो पहले घर से चला गया, अब बेटियां पैदा करके वो मजीद भी नहीं आता। और बेटियों की पैदाइश ने भी अदनान को कोई जिंदगी के अंदर तब्दीली न ला सकी। वक्त गुजरता रहा, अदनान बाहर कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था, घर तक ये अफवाहें, ये बातें पहुंचती रहती थीं कि वो लड़कियों में घिरा रहता है। अक्सर कोई ना कोई लड़की उसके साथ जीप पे बैठी होती है और वो उसके साथ घूम फिर रहा होता है। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। तब अदनान की मां ने अब ख्वाहिश का इजहार किया कि बेटे को घर लाने का एक ही तरीका है, मैं इसकी दूसरी शादी कर दूं। और जुबैदा से बोली, क्योंकि तू तो मनहूस है, तूने एक बेटा भी नहीं दिया, कि अगर एक बेटा ही पैदा कर लेती तो शायद अदनान का दिल लग जाता। अब मैं इसके लिए दूसरी दुल्हन ब्याह के लाऊंगी, हसीनो जमील मेरे बेटे की तरह, वो उसको बेटा पैदा करके देगी। यूं उसकी मां ने अदनान के लिए फिर से रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन शायद अदनान नसीब में सिर्फ उसके जुबैदा ही लिखी थी, इसलिए वो कई कोशिशें करने के बावजूद, कई रिश्ते देखने के बावजूद, जो अल्लाह को मंजूर होता है हो के रहता है। अदनान की मां तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन अदनान की जिंदगी में कोई बदलाव ना आया। जुबैदा थी कि सारे ताने झील के, सारी बदतमीजियां झील के, गालियां खा के उस घर में
अपनी बेटियों की परवरिश कर रही थी। बेटियां भी जब उस घर में, उस माहौल में पल रही थी जहां बाप का रवैया ऐसा था, घर नहीं आता था, मां को मुंह नहीं लगाता था, बेटियों को मुंह नहीं लगाता था, वो भी डरी सहमी रहती, चुप चुप सी रहती। वहीं पे जो शहबाज है वो जब पैदा हुआ तो जुबैदा की छोटी बेटी दूसरी नंबर पे जो थी वो भी पैदा हुई। शहबाज की मां ने शहबाज को कहा जब वो जवान होने लगा कि ये भी तेरी मां की तरह है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तेरी भी मां की तरह है, उसकी बेटियां तेरी बहन की तरह हैं। अदनान तो कोई काम काज करता नहीं है, बेटा तू घर के सौदे सलफ और चीजें ला दिया कर। और वो लाना शुरू हो गया, लेकिन जब भी आता उस शख्स को नवाबों की तरह अखबार पढ़ते हुए, कुर्सी पे बैठे हुए, कोई भी काम नहीं करता था, वो फारिग बैठा रहता देखता तो शहबाज कुढ़ता रहता कि अंकल अदनान कैसे इंसान हैं, कोई काम नहीं करते, बस रोटियां तोड़ते रहते हैं, हर वक्त फारिग इसी तरह बैठे रहते हैं। वो कुढ़ता रहता, उसको बहुत बुरा लगता था। उसने सुना था, उसको सारा पता था कि ये तो एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, महकमा जंगलात में बहुत बड़ी पोस्ट पे था, इसके पास गाड़ी सारा कुछ था। क्या हुआ, अब तो वो काम तक नहीं करता था। मरने से पहले मां ने एक काम जरूर किया था, ये जो घर था ये अपना था, किराए का नहीं था। लेकिन जब अदनान की जिंदगी में एक ऐसा वाकया रूनुमा हुआ कि उस वाकये ने अदनान को बदल के रख दिया, ऐसा बदल के रख दिया कि उसके बाद वो घर से निकला ही नहीं। वो जो कभी घर में दाखिल ही नहीं होता था, बीवी को मुंह ही नहीं लगाता था, घर के अंदर आके ऐसा बसा कि बीवी से हर वक्त कहता जुबैदा प्लीज मेरे पास बैठो, मुझसे दूर ना जाओ। और जुबैदा को अपने से दूर ना जाने देता। थोड़ी देर के लिए जुबैदा किसी काम जाती तो आवाजें देना शुरू कर देता, जुबैदा जुबैदा कहां हो, मेरे पास आओ। और फिर उसने नौकरी तक छोड़ दी। क्या हुआ उसकी जिंदगी के साथ, जो जमा पूंजी थी वो भी आखिर खाई गई और बात फाकों तक आ गई। तो अदनान की मां ने ये जो घर था जाती था, जो उसका ऊपर वाला पोर्शन था, बहुत बड़ा घर था, कोठी थी, ऊपर का जो पोर्शन था उसको सेट करके किराए पे लगा दिया। तो उस घर के किराए से घर का गुजर बसर शुरू हुआ। अगर वो घर किराए पे ऊपर वाला पोर्शन ना देती तो शायद फाकों की वजह से घर को बेचना ही पड़ जाता। क्या हुआ था अदनान के साथ जिसने उसकी जिंदगी को बदल दिया? जब उसने अपनी मां से पूछा शहबाज ने कि मां क्या हुआ अंकल अदनान के साथ, कि उसके बाद उनने नौकरी वो सब कुछ छोड़ दिया और ऐसे बदल से गए कि आज किसी से बात तक भी नहीं करते, तब उसकी मां ने उसको वाकया सुनाया जो अदनान ने खुद बताया था कि उसकी जिंदगी में यह तब्दीली कैसे आई। हुआ यूं, बीवी से वो अवजार सा था, बीवी उसको अच्छी लगती नहीं थी, उसके माशके उसी तरह चल रहे थे। वो हसीनो जमील एक खूबरू नौजवान जो अब शादीशुदा तो हो चुका था लेकिन घर नहीं जाता था। तो वहीं उन्हीं दिनों उसकी पोस्टिंग दूर दराज के एक जंगल में हुई। ये वीरान जंगल था, उसकी पोस्टिंग हुई। और जब उस जंगल में पहुंचा तो वहां पे उसको एक सरकारी बंगला मिला। था तो देखने में एक सरकारी बंगला, लेकिन वो भूत बंगले से कम नहीं था। वो काफी पुराना था, उसकी दरो दीवार के रोगन भी खत्म हो गए थे। लगता जरूर था यहां पे कभी रंग किया गया होगा, पेंट किया गया होगा, लेकिन अब उसके निशान तक बाकी नहीं थे। कहीं कहीं पे टुकड़ा थोड़ा सा नजर आ जाता। उसके 3 अतराफ में लॉन था। लॉन तो किसी वक्त होगा, अब इतनी बड़ी बड़ी तीनों तरफ झाड़ियां उगी हुई थी कि बंदा उन झाड़ियों में जाए तो गायब हो जाए। और उन्हीं झाड़ियों के बीच में काफी दरख्त लगे हुए थे। जंगल के बीच में बना हुआ ये रेस्ट हाउस, ये एक सरकारी कोठी जो थी, ये हर उस ऑफिसर्स को मिलती थी जिसकी पोस्टिंग, जिसका तबादला इसी जंगल में होता था। और अदनान भी जब पहली दफा इसी घर की तरफ पहुंचा तो नौकर सामने खड़ा था, उसका इंतजार कर रहा था। उसने अपनी जीप रोकी तो नौकर भागता हुआ आया और उसने सलाम किया और कहा साहब बैग दे दीजिए अपना। जब उसने बैग उठाया तो अदनान बाहर खड़ा होकर उस घर को देखता रहा, जिसकी हालत बताती थी कि यह बहुत ही पुराना है, इतना पुराना कि अब इसको गिराकर दोबारा बनाया जाए। लेकिन वो जानता था वो सरकारी मुलाजिम है, उसकी जब तक यहां पे पोस्टिंग है उसको वहां पे रहना है। मुलाजिम लेके जब उसको अंदर दाखिल हुआ तो भरपूर कमरों से भरा हुआ ये एक घर था। सीढ़ियां ऊपर की तरफ भी जा रही थीं। दरमियान में एक बहुत बड़ा सा हॉल नुमा कमरा था, उसके इर्द गिर्द कमरे थे।
लेकिन तमाम कमरे इस अंदाज में थे कि जैसे इस्तेमाल में ना हो। नौकर ने बताया कि साहब, आप जो कमरा कहें मैं आपके लिए सेट कर देता हूं। अदनान बोला, मुझसे पहले जो रह रहा था अफसर, वो कहां पे था? तो इन्हें इशारा किया कि सर, वो जो सामने कमरा है वो साहब जी के लिए था, बड़ा, यहाँ का सबसे बड़ा कमरा, वो बिल्कुल साफ है, लेकिन अगर आपको कोई और कमरा पसंद है तो मैं आपके लिए सेट कर देता हूँ। अदनान ने घूम के पूरे उस घर का विजिट किया तो उसकी जितनी हालत थी, धूल मट्टी और कमरों के अंदर जिस तरह टूटा फूटा सामान और जिस तरह वो अजीब से हालत में थे, तो उसने पूरे घर का विजिट करने के बाद, ऊपर नीचे देखने के बाद, वही जो कमरा था जहाँ पे उससे पहले वाला ऑफिसर रह के गया था, उसने कहा मेरे लिए यही ठीक है, मैं यहीं रह लूँगा, तुम कहाँ रहते हो? उसने कहा साहब, मेरा साथ वाला ही कमरा है, ताकि आपको जब कभी मेरी ज़रूरत पड़े आप आवाज़ दें तो मैं भागता हुआ पहुँच जाऊँ। अदनान के कमरे के साथ उसके नौकर का कमरा था और उससे आगे किचन था जहाँ पे खाना पकाता था वो उसके लिए। यूं उसका बैग लेके अंदर पहुँचा। कमरा तो पहले से ही सेट था, काफ़ी बड़ा कमरा था, बहुत बड़ा बेड लगा हुआ था, एक अकेले इंसान के लिए बेहतरीन कमरा था, लेकिन घर बहुत बड़ा था जो सारा बंद रहता था। हाँ, इसके अंदर बिजली भी मौजूद थी, सिवाय इसके कि वो बहुत पुराना और डरावना सा था। बाहर दरख्त और झाड़ियां थी। वो कमरा जो उसके लिए सेट था वो एक अच्छा कमरा था, उसके ऊपर बाकायदा फानूस भी लटक रहा था। यूं उसने उस घर के अंदर रहना शुरू कर दिया। मुलाजिम उसके खाने पीने का बंदोबस्त करता, उसके कपड़े इस्त्री कर देता। वो जो बीवी के जिम्मे काम होते हैं वो सारे काम वो मुलाजिम करता अपने अफसर के लिए। वो जो जुबैदा जब घर पहुंचता उसके लिए बेचैन होती, उसके कपड़े धोकर रख देती थी, इस्त्री करके रख देती थी, और ये जब घर आता था तो मैले कपड़े लेके आता, वो फेंक जाता था और इस्त्री किए हुए जितने कपड़े होते वो लेकर अपनी रिहाइश पर चला जाता। कुछ दिन वो उसी घर के अंदर रहा और उसके बाद उसने मैले कपड़े सारे उठाए, घर पहुंचा। घर पहुंचते ही एक दिन उसने कयाम किया, जुबैदा को मुंह लगाया। मुंह लगाने से मुराद है वो उससे बोलता ही नहीं था, तो जब जाता था तो एक दिन के लिए उसको बोलना ही पड़ता था, लेकिन इंतहाई बदतमीजी से, इंतहाई चले कटे लफ्ज़ों से। जुबैदा ने सारे इस्त्री के पूछा आपने कब वापस जाना है? वो खुश थी, अभी 4-5 दिन रहेंगे। तो उसने कहा नहीं, मैंने आज ही वापस जाना है। तो वो उदास सी हो गई। उसने सारे कपड़े जो उसके इस्त्री किए हुए थे वो सारे निकाल के गाड़ी में रख दिए और यूं वो खाना वगैरह खा के रवाना हो गया। रात उसने उस रेस्ट हाउस में गुजारी और अगले दिन उसको फिर काम के लिए शहर आना पड़ा। काम खत्म करके शाम के टाइम जब वो अपने उस घर की तरफ जा रहा था तो तकरीबन अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। सूरज डूब रहा था और जंगल के उस रास्ते में से जहां दोनों तरफ दाएं बाएं दरख्त ही दरख्त थे, दरमियान में ये एक सड़क थी जो उसके घर की तरफ जा रही थी। उस सड़क पे जाते हुए वो इर्द गिर्द देख रहा था। अपनी उस जीप के अंदर बैठा हुआ था जिसकी छत नहीं थी, खुली जीप थी, जो उसने बड़े दिल से और शौक से बनवाई हुई थी कि बस रात होने ही वाली है, मुझे तेजी के साथ घर पहुंचना चाहिए, क्योंकि जंगल में जानवरों का भी खतरा था। तेजी के साथ गाड़ी चलाते 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 तकरीबन वो आधा रास्ता ही तय कर चुका था कि गाड़ी ने झटके लेने शुरू कर दिए। वो परेशान हुआ कि गाड़ी को क्या हुआ है, गाड़ी क्यों झटके ले रही है, और देखा कि एकदम से गाड़ी बंद हो गई है। वो परेशान सा हो गया, देखा गाड़ी के अंदर फ्यूल भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वो अपनी जीप से नीचे उतरा। जितना उसको समझ आती थी उसने उसके इंजन को खोला, देखा, ये वो चेक किया, कहीं कोई उसको फॉल्ट ना नजर आया। वो परेशान सा हो गया, हुआ क्या है गाड़ी के साथ। उसने फिर से गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी ने स्टार्ट होने का इनकार कर दिया। गाड़ी इस अंदाज में बंद हुई थी, जब उसको सलफ लगाता तो लगता कि गाड़ी ने जैसे चलना ही नहीं है। वो कुछ देर कोशिश करता रहा, उसके बाद उसने कहा मुझे पैदल आगे की तरफ जाना चाहिए और मदद के लिए किसी को साथ लेकर आना चाहिए, क्योंकि रात हो गई तो मैं फंस जाऊंगा। वो नहीं जानता था इर्द गिर्द कहाँ पे आबादी है, वो इतना जानता था कि बजाय यहाँ खड़े होकर वक्त ज़ाय करूँ, यहाँ पे किसी गाड़ी ने गुजरना तो है नहीं, इर्द गिर्द शायद कोई आबादी हो, मैं वहाँ तक जाऊँ। यूँ
वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसने सीधा पैदल चलना शुरू कर दिया। अभी घुप अंधेरा नहीं हुआ था। हां, अंधेरा फैलना जरूर शुरू हो गया था। जानता था मजीद आधे घंटे 45 मिनट तक फुल घुप अंधेरा हो जाएगा। वो गाड़ी से नीचे उतर के पैदल चलता हुआ जब आगे की तरफ जा रहा था, तभी उसके कानों ने एक आवाज को महसूस किया। जंगल की खामोशी के अंदर जहां पे झींगर सिर्फ बोल रहा होता है, वो अभी बोलना शुरू नहीं हुआ था। घुप अंधेरा नहीं हुआ था। किसी जानवर की आवाज भी नहीं आ रही थी। परिंदे भी खामोश होते जा रहे थे। हर तरफ खामोशी का राज होता जा रहा था। शोर शराबा बिल्कुल भी नहीं था। वहां पे उसके कानों ने एक आवाज को सुना। जैसे कोई इंसान चलता है तो उसके कपड़ों से चलने की आवाज आती है, ऐसे ही कपड़ों के टच होने की आवाज आ रही थी। जैसे इंसान के वजूद से कुछ खास कपड़े ऐसे होते हैं, जब इंसान चलता है तो वो वजूद जब आगे पीछे होता है, टांगों से चलता हुआ इंसान आगे बढ़ रहा होता है, तो कपड़ों में से एक आवाज आती है। उसके कानों ने एक आवाज को सुना। वो आगे चलता तो उसके साथ साथ वो कपड़ों के चलने की आवाज भी आती कि कोई चल रहा है, उसके कपड़ों से आवाज आती है। पहली दफा जब उसको महसूस हुआ, उसने अपने राइट साइड पे दाईं तरफ देखा, कोई भी नहीं है। उसने अपने बाएं तरफ भी देखा, आगे पीछे देखा, कोई भी नहीं है। लेकिन ये आवाज कहां से आती है? कपड़ों के चलने की आवाज। फिर कुछ देर और चला, उसके कानों ने फिर से उस आवाज को सुना तो वो रुक गया। जब रुका तो वो जो आवाज उसके कान सुन रहे थे, वो आवाज भी बंद हो गई। कुछ देर खड़ा रहा, तब उसने फिर एक कदम बढ़ाया, आवाज नहीं आई। दूसरा कदम बढ़ाया, आवाज नहीं आई। फिर उसने चलना शुरू कर दिया। जैसे ही चलना उसने शुरू किया, आवाज फिर आना शुरू हो गई। ऐसी आवाज जैसे कपड़ों की आवाज होती है। वो डरपोक बंदा नहीं था, वो एक बहादुर बंदा था। जंगलों में रहने वाला बंदा था। उसकी नौकरी, जितना अरसे से वो नौकरी कर रहा था, जंगलों में वक्त गुजारता आया था, जो जानवरों से भी भरा हुआ था। वो जिन भूत इस तरह की बातों से डरने वाला नहीं, एक दिलेर शख्स था। लेकिन अभी जो वाकया उसके साथ हो रहा था, वो उसको परेशान कर रहा था। वो सोच रहा था, ये क्या है? वो चलता तो फिर कपड़ों की आवाज आती। यहां तक कि उसने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, तो जो भी था या थी, वो भी तेज तेज आवाज आना शुरू हो गई। जितनी तेज वो चल रहा था, उतनी ही तेज कपड़ों की आवाज आ रही थी। यहां तक कि उसने दौड़ने वाले स्टाइल में भागना शुरू कर दिया, तो आवाज भी ऐसे आ रही थी। जो भी था या थी, कदम ब कदम उसके साथ थी। अगर वो भागता था तो वो भागता था, अगर वो चलता था तो वो भी चलते थे, अगर वो बिल्कुल स्लो हो जाता था तो उसकी भी चलने की स्पीड स्लो हो जाती थी। तब उसको लगा, ये मेरा वहम नहीं है। मैं तेज भागा हूं, आवाज तेज हुई है। मैं स्लो हुआ हूं, आवाज स्लो हुई है। मैं बिल्कुल रुक गया हूं, मेरे साथ ही आवाज रुक गई है। मैं जिस तेजी से चला हूं, उसी ही तेजी से ये आवाज मेरे साथ आ रही है। ये वहम नहीं हो सकता। तभी पहली दफा उसको लगा कि उसके जिस्म के अंदर एक सनसनाहट सी आई है, उसके जिस्म के अंदर एक लहर सी आई है, जिसको खौफ की लहर कहते हैं। तभी वो वापस मुड़ा कि नहीं, काफी फासला मैं तय कर आया हूं, गाड़ी काफी पीछे रह गई है, और जो मंजर मेरे साथ हो रहा है ये ठीक नहीं है। तभी वो तेजी से मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ गाड़ी की तरफ वापस जाना शुरू हो गया। गाड़ी बहुत पीछे रह गई थी, नजर तक भी नहीं आ रही थी, लेकिन हां, उसके साथ जो कुछ भी था वो उसी तरह आवाज पैदा करता हुआ उसके साथ चल रहा था। वो चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, यहां तक कि उस गाड़ी तक पहुंच गया, जो गाड़ी उसी जगह पे मौजूद थी जहां पे वो छोड़ के गया था। वो दोबारा से भाग के गाड़ी के अंदर था। वो शीशे बंद गाड़ी तो थी नहीं कि उसके अंदर बैठता, दरवाजा बंद कर लेता। वो एक जीप थी और खुली जीप थी, कोई उसकी छत वगैरह तो थी नहीं। वो उसके अंदर बैठा, उसने अपने इर्द गिर्द देखा, घबरा कर देखा, लेकिन इर्द गिर्द तो कुछ भी नहीं था। वही जंगल था, और जंगल की खामोशी, सिवाय इसके अंधेरा और बढ़ चुका था। इतना अंधेरा बढ़ गया था कि जब वो अपनी जीप में आके बैठा तो बड़ी मुश्किलों से जीप तक पहुंचा था, क्योंकि अब नजर नहीं आ रहा था। वही चांद की रोशनी थी जो इस सड़क के ऊपर रोशनी, इतनी मध्यम रोशनी फैला रही थी कि वो गाड़ी तक पहुंच सका था। जैसे गाड़ी तक पहुंचा, अब खूब अंधेरा छा गया था। वो अपनी गाड़ी को तो चांद की रोशनी में देख सकता था, इर्द गिर्द कुछ भी नहीं था सिवाय अंधेरे के, और दोनों तरफ मौजूद एक लंबी कतार, दरख्तों की लंबी कतार।
दोनों तरफ, कि आप सर उठा के ऊपर देखें तो दरख्त ही दरख्त। अजीब सी हालत में धड़कते तेज दिल के साथ उसने ना चाहते हुए खुद ब खुद उसका हाथ फिर से चाबी की तरफ गया और उसने चाबी पे हाथ रख के जैसे ही चाबी घुमाई, गाड़ी ऐसे स्टार्ट हो गई जैसे गाड़ी में कोई फॉल्ट था ही नहीं। और गाड़ी जैसे स्टार्ट हुई उसकी जान में जान आ गई। उसने शुक्र अदा किया कि शुक्र है गाड़ी स्टार्ट हो गई है। उसने गियर लगाया और गाड़ी तेजी से भगा दी, और जितनी तेजी से वो गाड़ी चला सकता था वो गाड़ी चलाते हुए अपनी उस रिहाइश गाह तक पहुंचा। मुलाजिम उसका इंतजार कर रहा था, वो उसको बता के गया था कि मैं इस वक्त तक आ जाऊंगा। गाड़ी उसने लगाई, मुलाजिम उसका जो इंतजार कर रहा था कहा साहब खाना। उसने कहा हाँ जल्दी से खाना लगा दो। वो अंदर पहुंचा, खाना वगैरह उसने खाया और अपने कमरे में जाकर बैठा। उसके कमरे में रोशनी ऑन थी, लाइट चल रही थी, और अपने कमरे में बैठा। आज पहली दफ़ा जंगल के उस घर के अंदर बैठा, सोच रहा था कि ज़िंदगी पूरी जंगलों में गुजरी है, मुख्तलिफ इस तरह के घरों में। ये कोई पहला ऐसा घर नहीं था जो भूत बंगले की तरह था, पुराना बना हुआ था। ऐसे कई घरों में उसका रहना हुआ था, और वैसे भी जंगलों में जो घर बने होते थे वो पुराने ही होते थे ज़्यादातर, लेकिन ये सारा थोड़ा सा ज़्यादा ही पुराना था। लेकिन वो बैठा सोच रहा था ये क्या हुआ है मेरे साथ, कैसा वाकया था ये मेरा वहम नहीं हो सकता। जो कुछ भी था मेरे साथ चल रहा था वो क्लियर था। वो काफ़ी देर उसके ऊपर सोचता रहा, लेकिन जब उसको कुछ भी समझ नहीं, उसने कहा मुझे सो जाना चाहिए, और उसने लाइट ऑफ की और सो गया। पहली दफ़ा आज उसके जिस्म ने झुरझुरी ली थी, पहली दफ़ा एक खौफ की लहर उसके जिस्म में आई थी। वो सो तो गया, लेकिन रात के 1:30 बजे या 2 बजे का टाइम होगा, उसकी आंख खुल गई। उसकी जैसे ही आंख खुली तो पहली चीज जो उसके नाक ने सूंघ के उसके दिमाग को बताई कि कमरे के अंदर एक बू सी फैली हुई है। ऐसी बू जैसे गोश्त के जलने की बू आती है, जैसे गोश्त को जलाया जाए और गोश्त सड़ना शुरू हो जाए और बू फैलती है, वैसे ही सड़े हुए गोश्त की बू कमरे में फैली हुई थी। उसने जल्दी से लाइट ऑन की और उसको लगा क्या मैं नींद में हूं या वाकई मेरा कोई वहम है। तो लाइट ऑन करते उसको लगा कि नहीं, मैं जाग चुका हूं, अपने कमरे में हूं, कोई वहम नहीं है। कमरे के अंदर एक जले सड़े गोश्त की बू मौजूद है। तभी उसको एकदम से एहसास हुआ ये बू तो मैंने उस गाड़ी के पास भी महसूस की थी जब मैं पैदल चल रहा था। हल्की हल्की थी, लेकिन इस तरह की बू तो थी। ओ मेरे खुदाया, ये तो उसी तरह की बू है, जले सड़े गोश्त की अजीब सी बदबूदार बू जो उस गाड़ी के पास भी थी। तभी जहां उसका नाक मुसलसल उस बू को सूंघ रहा था, उसके कानों ने एक आवाज को सुना। ऐसी आवाज जैसे लोहा जंग आलूद हो जाता है और उसके बाद उसकी रगड़ से एक आवाज पैदा होती है। ऐसी ही चरचराहट की आवाज थी कि उस रात की खामोशी में एक आवाज आ रही थी, चरचराते लोहे की, चा 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 चा, एक लोहे जंग आलूद लोहे के चरचराने की आवाज। उसने पूरे कमरे में इस तरह सर घुमा के देखा कि कहां से आवाज आ रही है, लेकिन आवाज बिल्कुल क्लियर थी। हां, रात को झींगर बोल रहा था। दूर किसी जानवर के बोलने की आवाज भी आ जाती, लोमड़ी, गीदड़, कोई ना कोई जानवर बोलता था, लेकिन वो इन चीजों का आदी था। लेकिन अपने इस घर में आज एक जंग आलूद लोहे के चरचराने की आवाज सुन के वो परेशान सा हो गया। ये क्या मंजर है, ये क्या हो रहा है। तभी उसी लम्हे उस कमरे में जहां वो बैठा था और सोच रहा था, लाइट बंद हो गई, बिजली चली गई थी। उसी लम्हे उसने अपने मुलाजिम को, इस लहर, ऐसी बिजली जाती उसके जिस्म के अंदर एक लहर सी पैदा हुई। ये वही बदबू थी जो जीप के पास उसको मिली थी, और एक आवाज भी आ रही थी। यकीनन कुछ गड़बड़ था कि उसकी आंख खुल गई थी, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी उसने अपने मुलाजिम को आवाजें देना शुरू कर दी, और उसको महसूस हुआ जैसे वो आवाजें दे रहा है, लेकिन उसकी आवाज इस कमरे में ही गूंज रही है, मुलाजिम तक आवाज
नहीं पहुंच रही। आम दिनों में ऐसा होता था, जब वो आवाज़ देता था तो उसकी दूर तक आवाज़ जाती थी और मुलाजिम भागता हुआ आता था, लेकिन आज वो आवाज़ें दे रहा था और ख़ुद जानता था कि मुलाजिम को आवाज़ तो जा ही नहीं रही। उसको और तो कुछ सजा ही ना दिया, क्योंकि कमरे के अंदर खूब अंधेरा हो गया था, तो ऐसे अंदाजे से टटोलता टटोलता उस खिड़की तक पहुंच गया जिसके आगे पर्दे पड़े हुए थे। उसने चाहा कि मैं पर्दों को हटा दूं और खिड़की को खोल दूं, शायद थोड़ी सी चांद की रोशनी अंदर आए, और उसने ऐसा ही किया। ढूंढते ढूंढते पर्दे उसको मिल गए, उसने पर्दे हटा दिए और खिड़की भी खोल दी। और जैसे खिड़की खोली तो वाकई कमरे के अंदर जहां चांद की रोशनी आई, तो वहीं नीचे का मंजर भी उसकी आंखों के सामने आ गया, क्योंकि उसी खिड़की के सामने उसका वही लॉन था जिसके अंदर बड़ी बड़ी झाड़ियां और दरख्त थे। वो चरचराने की आवाज उसी लॉन से आ रही थी। और जब उसी लम्हे उसकी निगाह नीचे पड़ी तो वहीं झूला झूलती हुई एक सफेद कपड़े पहने हुए लड़की बैठी थी, जो रात के उस पहर, उस चांदनी रात की रोशनी में उसने देखा कि जिसके चेहरे पे बाल ही बाल थे। उसने अपने सारे बालों को उठा के मुंह पे डाला हुआ था और वो बैठी झूला झूल रही थी। और वो जो लोहे की आवाज़ थी, वो जो जंजीर का बना हुआ झूला सा था, वो जब हिलता था तो उसके हिलने की वजह से वो चरचराहट आ रही थी। चा 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 चा। कमरे में घुप अंधेरा, अदनान अकेला, और वो नीचे चांद की रोशनी में दे रहा है एक सफेद कपड़े पहने, लंबे से कपड़े पहने, मुंह पे बाल डाले। जितने लंबे उसके बाल थे वो मर्द नहीं हो सकता था, वो औरत ही थी। उसके कपड़ों से, उसके वजूद से नजर आता था वो औरत ही थी। और वो झूला बैठी झूल रही थी, उसके मुंह पे बाल ही बाल थे। जिस जगह पे उसका घर था, इर्द गिर्द तीन अतराफ में जहां पे उसका लॉन था, सिर्फ पीछे वाली साइड पे दरख्त थे, बाकी तीन अतराफ में लॉन था। और लॉन के जिस हिस्से में बैठी थी, जिस दरख्त के ऊपर वो झूला झूल रही थी, वहां सूरज डायरेक्ट पड़ता था। वहां इस वक्त रात को चांद भी अपनी रोशनी भरपूर अंदाज में डाल रहा था। इर्द गिर्द जो शायद दरख्तों ने आपस में सर जोड़े हुए थे, इतनी क्लियर चांद की रोशनी नहीं थी, लेकिन उस लॉन के अंदर जिस जगह पे वो बैठी झूला झूल रही थी, क्लियर चांद की रोशनी पड़ रही थी। और नीलगों रोशनी के अंदर वो सफ़ेद कपड़े पहने, वो मुंह पे बाल डाले बैठी झूला झूल रही थी। और वो खिड़की से खड़ा उसको देख रहा था। उसका जैसे जिस्म एक जगह पे बुत सा बन गया था। ऐसा था जैसे हिम्मत करना उसके अंदर मुश्किल हो गई है। वो जो गले से आवाज़ें निकाल रहा था नौकर को, अब वो आवाज़ें भी दबी की दबी रह गई थी। तभी उसने देखा कि वो जो झूला झूल रही थी वो एकदम से रुक गई, जैसे उसको पता लग गया हो कि सामने खिड़की खुल गई है ऊपर वाली, और खिड़की से वो झांक रहा है। तो वो जो झूला झूल रही थी वो एक जगह पे रुक गई। अब झूला नहीं झूल रही थी, लेकिन वो जंग की चरचराहट अभी भी आ रही थी, इसके बावजूद कि झूला रुक गया था। जब झूला रुक जाए तो कभी भी चरचराहट की आवाज नहीं आती, लेकिन झूला रुकने के बावजूद चा 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 आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा जिसका मुंह बालों से ढका हुआ था, उसी ने उसी गर्दन को आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ उठाना शुरू कर दिया। इतनी आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी गर्दन को ऊपर खिड़की की तरफ लेके जा रही थी, जैसे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कोई ऊपर की तरफ देखता है। जैसे उसको कोई जल्दी नहीं थी, जानती थी जो ऊपर खड़ा है उसकी जुर्रत ही नहीं हो सकी पीछे हो सके, उसकी जुर्रत ही नहीं है वो वहां से हिल सके। जैसे जानती है ऊपर खड़े हुए को उसने कैद कर दिया है, बांध दिया उस जगह पे, वो देखे बगैर जा ही नहीं सकता। तभी उसको परवाह ही नहीं थी और वो आहिस्ता आहिस्ता अपने मुंह को ऊपर की तरफ करती जा रही थी। अभी तक चेहरा बालों से ढका हुआ था, और जब बिल्कुल उसका चेहरा ऊपर की तरफ हो गया, अब वो ऊपर की तरफ देख रही थी, मुंह छुपा हुआ था। तभी एक हाथ उसने ऊपर की तरफ किया तो वो काला स्याह हाथ था। उसके नाखून बहुत बड़े, 3-3 इंच, 2-2, 4-4 इंच के नाखून, टेढ़े मेढ़े नाखून थे उस हाथ के। काला स्याह हाथ, उसके टेढ़े मेढ़े नाखून, 3-3 इंच, 4-4 इंच, 2-2 इंच। और उसी ने उसी टेढ़े मेढ़े नाखूनों के साथ अपने मुंह पे पड़े हुए जो बाल थे एक साइड के, उसने बाल हटाए। और जैसे ही उसने बाल हटाए तो उसके नीचे काला स्याह चेहरा था, और ऊपर खड़े अदनान ने उस काले स्याह चेहरे पे लाल आग बरसाती
आंख को देखा, एक आंख पे अभी तक उसके बाल थे, उसने सिर्फ एक आंख से बाल को हटाए था ऊपर देखने के लिए, जो चेहरा ऊपर करके बैठी थी, और उसने एक साइड के जब बाल हटाए तो एक लाल सुर्ख आंख थी उसकी, जैसे उसमें से आग निकल रही हो, दहकता हुआ कोयला, जब जोबन पे आग लग जाती है कोयले को जिस तरह दहक रहा होता है, ऐसी लाल सुर्ख उसकी आंख थी और काला स्याह चेहरा, और इतनी भयानक चेहरे वाली लाल सुर्ख एक आंख जो अभी तक नजर आई थी, लाल सुर्ख और काला स्याह चेहरा, बाकी चेहरे पे बाल थे और ऊपर की तरफ देख रही थी। ये मंजर था जो आखिरी उसने देखा, और उसके बाद एकदम से वो अपनी जगह से गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। कहानी को आज यहीं पे वाइंड अप करता हूं, ये पार्ट 1 बना लेते हैं क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो गया है। कल, क्योंकि अभी लंबी कहानी है, कल इसका इंशाल्लाह मैं आपको पार्ट 2 सुनाऊंगा, क्योंकि अब कहानी शुरू हो चुकी है, खौफनाक किस्म की कहानी। आगे सुनेंगे आपको बहुत डर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो ये थी जी आज की कहानी जो पार्ट 1 है। इंशाल्लाह इसी का यहीं से ही क्या हुआ उसके साथ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे कहानी सुनेंगे आपको मज़ा हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा कि पार्ट 2 कल इंशाल्लाह आपको सुनाऊंगा। तो यहीं पे कहानी को ख़त्म कर रहा हूँ। जाने से पहले जिस तरह कहता होता हूँ, आप लोग भी अपना कहानियाँ भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानियों को OCS का यानी कि ऑफ कैमरा स्टोरी का हिस्सा बनाऊंगा। भेजने के लिए मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, पाकिस्तान का कोड है 9200। वैसे लगता होता है आपके मुल्क में जो भी लगता है, प्लस लगता है या 00 लगता है, आप वो लगा लें। 92 कोड है, 0092 नंबर है 313665550। मैं रिपीट करूंगा, 009231665550। रिपीट अगेन करूंगा, 009231365550। इस पे आप मुझे कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज अगर भेजना चाहें तो एक ही लंबा वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भेजें। अगर कोई बात भूल जाए तो छोटा सा नीचे और वॉइस मैसेज कर दें, लेकिन आखिरी लफ्ज आपने हर सूरत में जो लिखना है वो लिखना है स्टोरी, STORY, इंग्लिश में या उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी स्टोरी लिख सकते हैं, या फिर OCS ऑफ कैमरा स्टोरी के शॉर्ट बनता है OCS। आप OCS लिख दें या आखिरी लफ्ज स्टोरी लिख दें। अगर आप एंड में स्टोरी या OCS लिखना भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं होगी। शर्त यही है, कहानी के बिल्कुल लास्ट में जो लफ्ज आपने लिखना है वो स्टोरी या OCS लिखना है, तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल हो जाएगी। आज की OCS से मदर मलिक को दीजिए इजाजत। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।